देख लिया। तो कल्चर में कुछ आगे बढ़ते हैं, मेंस के हिसाब से भी, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, ठीक है। आज हम रिवाइज करते हैं कुछ जो हम लोगों ने एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट की बात की थी ना, स्पिरिचुअल टेक्स्ट वाली बात हुई थी, उसी में आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। आपने इस बार प्रीलिम्स देखा होगा तो उसमें भी जैन साहित्य पूछा था, जैन लिटरेचर से पूछा था, एक जैन ग्रंथ उसका नाम पूछा था, राइटर का नाम या ऐसा कुछ था। बौद्ध धर्म के भी थे, वो दिगनाग वाला वो था, हाँ। तो वो अगर आप नोट्स हमारे देखोगे तो एक पेज में से ही है। एथिक्स का पेपर देखोगे तो आप जब फोर्थ पेपर आप देखते हो तो वहां पर भी जैन धर्म बौद्ध धर्म के बहुत सारे कोटेशन से सवाल आते हैं। अभी एमपीपीएससी का तो आप देखोगे तो हमारे वो नोट्स के 2 पेज में से ही आपको लगातार 2016 से जितने भी प्रश्न आए हैं वो केवल 2 पेज में से मिलते हैं। तो बहुत ऐसा नहीं है हमारे नोट्स में ही है, वो तो कोई भी नोट्स बनाता है तो पंच महाव्रत, अष्टांगिक मार्ग, ये सब तो लिखता ही है, वो तो बहुत सामान्य बात है। तो एमपीपीएससी का मेंस में तो सीधे सीधे वो बड़े बड़े प्रश्न पूछ लेता है जो बिल्कुल एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन कोई भी नहीं लिख सकता, उसको तैयार करोगे तो लिख पाओगे, नहीं तो 8 मार्क में से 3 याद है, 4 याद है तो उससे काम नहीं चलता, फिर गिर जाता है। जहां जहां पे भी चीजें गिनानी है वो पूरी पूरी गिनानी चाहिए, कंप्लीट, नहीं तो इंप्रेशन खराब होता है। आप अगर उस क्वेश्चन को छेड़ रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से करो। पंच महाव्रत लिखा 4 लिखोगे तो फिर कुल तो 5 है, उसमें से भी 4 लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अच्छे से लिखो। तो एक तो बेसिक तैयारी उसकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक बार अच्छे से कर लेना चाहिए। प्रीलिम्स में भी बहुत काम आता है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी आता है, एथिक्स वाले पेपर में भी आता है, एसे में भी आता है, तो कई जगह काम आता है। और एक बार आपने अगर जम के रटाई कर ली तो वो कहीं ना कहीं आप लिखोगे ही। मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे बताए थे कि उसको आपको जाके लिखना है एग्जाम, कहीं ना कहीं लिखने का मौका मिल ही जाता है उसका। आपकी तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आपने बहुत मेहनत कर ली है तो उसको लिख डालो। अब कहाँ लिखोगे थोड़ी अकल होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में आएगा, सेकंड में आएगा, फोर्थ में आएगा, ऐसे में आएगा, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं उससे। इंटरव्यू को भी थोड़ा घुमा सकते हो, अपनी तरफ घुमा सकते हो। कई बार आप ऐसा वर्ड बोल दो जैसे वो प्रतीत्य समुत्पाद बोल देते हैं, तो प्रतीत्य समुत्पाद बोला कि वो समझ में आ जाता है कि बुद्धिज्म में इसका थोड़ा सा डीप है, तो फिर वो जानबूझ करके बुद्धिज्म में ज्यादा पूछने की कोशिश करता है। उसको लगता है प्रतीत्य समुत्पाद बोल गया मतलब अब इससे बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। और अगर वो आपका फील्ड है तो आपने घेर लिया, सामने वाले को अपने हिसाब से नचा दिया। तो ये होता है। आपने वाइवा दिया होगा स्कूल कॉलेज के लेवल पर कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में या और कहीं, तो वहां पर भी आप देखते हो कोई भी चीज बोलते हैं वो उधर मूव कर जाता है, जिधर आप बोलते हो उस पर मूव कर जाता है। तो ये बहुत आसान होता है। तो चीजों को पर पहले अपनी उसमें जो है लेवल बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, नहीं तो उधर मुंह तो करवा लिया तो उसके जवाब नहीं दे पाए तो वो गले की हड्डी बन जाएगी, तो समस्या हो जाएगी। तो पहले उसमें अपनी महारत, और बहुत सरल है, मुश्किल से 10-10 पेज पढ़ना पड़ेंगे आपको। 10 बहुत ज्यादा बोल दिया, कई बार 5-5 पेज से भी काम हो जाएगा, लेकिन 10 पेज आपने अगर कर लिया, जैन धर्म का 10 पेज और बौद्ध धर्म का 10 पेज, बहुत ज्यादा। यहां तक कि हिंदू धर्म से उतने प्रश्न नहीं आते, क्योंकि हिस्ट्री में जो हिंदू धर्म है वो कैलेंडर में वैदिक धर्म के आते हैं, फिर वो वैदिक रिलीजन से आता है। लेकिन जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, जो इससे आया है गुप्त काल से, इसके प्रश्न नहीं बनते। इसके प्रश्न फिर वो नागर स्टाइल का मंदिर और थोड़ा बहुत वो, बाकी सारे प्रश्न बनते हैं उधर से, क्योंकि फिर कैलेंडर शुरू हो गए थे ना। ये वाले जो कैलेंडर होते हैं आप फोटो देखते हो, ये शुरू हो गया था, और ये शुरू हो गया तो फिर उसमें ज्यादा कुछ कला और उसका कोई ज्यादा बनता नहीं है। दूसरा वो आस्था का विषय ज्यादा है, तर्क का विषय और वो रहा नहीं। वेद उपनिषद सब तर्क का विषय थे, लॉजिक लगता था।
तो इसलिए वो वहां से प्रश्न आते थे। तो आपको बौद्ध और जैन वाला बहुत अच्छे से करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया प्रतीत्य समुत्पाद, इसके होने से ये होता है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ये अराइज ऐसे डी नोवो नहीं होता। जैसे बायोजेनेसिस होता है, जीवात जीवोत्पत्ति, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। पहले से जीव मौजूद है तो जीव की उत्पत्ति होती है। डी नोवो नहीं होता, बिल्कुल नव उत्पत्ति नहीं होती, बिल्कुल नई नई उत्पत्ति नहीं होती। तो एकदम से यदि कभी हम सोच लें कि कुछ नया ही बन गया, हवा में बन गया, कुछ पानी में बन गया एकदम से, नहीं, पहले से प्री एग्जिस्टिंग। सो सेल्स आर न्यू सेल्स जो है कहाँ से अराइज होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल थ्योरी बताती ना, आपने सेल थ्योरी पढ़ी होगी। तो बायो की शुरुआत में सेल थ्योरी, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से निकलती है। तो यानी कि पहले कुछ है, उसकी प्रतिक्रिया में ये हो रहा है, तो उसको बोला गया था प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब कर्म का फल मिलता है। तो जो गीता में कर्म फल है वो प्रतीत्य समुत्पाद से मिलता जाता है। और यही चीज पुनर्जन्म का कारण बनती है। जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है। तो यही बोलता है कि अगर आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका फल बाकी है अभी, तो फिर निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। अभी उसको फल को पूरा करने के लिए आपको फिर से पैदा होना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म की अवधारणा, रीबर्थ की अवधारणा उस पर टिकी हुई है। हिंदू धर्म में उसको मोक्ष बोलते हैं, साल्वेशन बोलते हैं, वो लोग निर्वाणा बोलते हैं, है ना। जैन धर्म में एक और शब्द ज्ञान केवल्य, केवलिन, केवल्य शब्द, और उसको बोध, उसको बोध होना, एनलाइटनमेंट होना बोलते हैं। तो उसके बाद वो गलती नहीं करता। एनलाइटनमेंट होने के बाद में वो गलती करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि अब मैंने गलती की, क्योंकि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, और अब गलती की तो वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और उस काउंटिंग के लिए मुझे फिर से आना पड़ेगा, और मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। तो मैं अब ऐसा कर्म करना बंद कर दूं। तो इसलिए उसको बोला गया प्रतीत्य समुत्पाद। और ये एरिस्टोटल के 4 कॉज पे भी चला जाएगा। एरिस्टोटल के 4 कॉज, जो फॉर्मल कॉज और वो सब है, वो उसमें भी चला जाएगा। क्योंकि कोई न कोई निमित्त बनता है किसी न किसी काम के लिए, तो फिर फाइनल स्टेज आती है। और यही जो है फिर न्याय दर्शन में, गौतम के न्याय दर्शन में चला जाएगा। ठीक है। तो गौतम का न्याय दर्शन, एरिस्टोटल के 4 कॉज, प्रतीत्य समुत्पाद, जैन धर्म का कर्मफल का सिद्धांत, और गीता का कर्मफल का सिद्धांत, ये सब एक लाइन में, एक रेखा में नापे जा सकते हैं। 4th पेपर में आपको इसी लैंग्वेज में खेलना पड़ता है। जब आप इस लैंग्वेज में खेलते हो, एथिक्स की लैंग्वेज में, तो फिर मार्क्स मिलते हैं। बहुत मुश्किल होता है 4th पेपर में। 100 मार्क्स से ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, वो 158, 148, 130 से ऊपर बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। तो उनका कारण ये है कि वो इससे खेलना सीख जाते हैं। तो ये खेलने की है। ठीक है। तो आप और उस लैंग्वेज में, उस टर्मिनोलॉजी में खेलना पड़ता है। केवल ऐसे साधारण भाषा में उपदेश देने से नहीं बात नहीं बनेगी, टर्मिनोलॉजी। और इसके लिए पर्याप्त मटेरियल अभी भी मार्केट में डेवलप नहीं हुआ। अभी भी किताबें आई नहीं है, और इसका कोई निश्चित आधार नहीं है। और अभी भी पेपर पूछने का अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। पेपर पूछने में हर बार कहीं न कहीं कोई न कोई एक्सपेरिमेंट होता है। तो अभी नया कुछ जो है वो कुछ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ऐसा हो गया और इसको आधार बना करके इसी को कॉपी करते जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए इस चीज को समझो थोड़ा सा। हमने इस पूरे एग्जाम के पूरे इवोल्यूशन को देखा है, इसको बनते बिगड़ते देखा है, ट्रायल एंड एरर करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अभी तक भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सिस्टम खराब है, हालत बहुत बुरी है। लेकिन अब ठीक है, लोगों की नौकरी इसी से लगती है, और इसी से गाड़ी मिल जाती है, इसी से बंगला मिल जाता है, काम चल पड़ता है, सरकारें चल रही है, काम चल रहा है। तो हमको भी इसी में निकलना पड़ेगा। धक्का है ये, बस धक्के से लग जाना है। तो वो
हो जाएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई बहुत जो है विद्वान किस्म के लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत जो मूर्ख है वो बाहर हो जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। बस ये है कि कौन क्या लगा, बहुत सारा लक भी है इसमें, लेकिन कौन कितना क्या लगा गया दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिखाइए इसको, इसलिए ज्ञान को दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित कीजिए। अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा, और प्रदर्शित करने के लिए वो बोलते तो है कि सरल भाषा में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन सरल भाषा पढ़ता कौन है? चिपकने वाली बात, लैंग्वेज तो मारक लैंग्वेज तो बनानी पड़ेगी जो जाके सीधे दिमाग में मारे, सीधा उसको लगे कि मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, आप दुकान पे कौन सी चीज का पे करते हैं? जो सामान आपको पसंद आ जाता है उसका पे करते हैं। वो 10 तरह की चीज दिखाता है, आप ये ले लो, ये ले लो, आप बोले नहीं ये नहीं, हटाइए। अचानक से कोई ऐसी चीज आती है जो आपकी आंखों को भा जाती है और आपका जेब में हाथ चला जाता है, हाँ बताइए कितने का है? एकदम से ये स्थिति कॉपी चेक करने वाले की होनी चाहिए। हाँ, अभी का प्री तो निकल गया। हाँ तो बस ठीक है, अच्छा है। नहीं, आप तो कॉन्फिडेंस वाला ही तो कर रहा हूँ मैं। आप दिख गए इसलिए मैंने थोड़ा सा उस टाइप से बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो इसलिए मैं उसी का बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कोई दूसरा पढ़ाने वाला था। तो वो इंटरव्यू तो भूल जाओ, तो कोई वो तो हो जाता है आपका। कितना डिफरेंस रहा? 10 नंबर का, 20 नंबर का? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर ने बिगाड़ा, सेकंड ने? हाँ हाँ, मतलब 100 भी नहीं आया। हाँ मतलब फर्स्ट पेपर धोखा दे गया। चेंज कर लो, वैसे फर्स्ट पेपर हमेशा इतना ही करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 112 110 से ज्यादा नहीं दे पाएगा। कितना? 100 से तो ज्यादा है। हाँ तो बस ठीक है, वो उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब उसी ऐसे में 130 भी मिल सकता है, उसी ऐसे में 80 भी जा सकता था, पर आपका 109 है, मतलब ठीक है। वो सेम ऐसे एक दूसरे आदमी से चेक कराओ, उसको पुराना हाइड कर दो, पुराने नंबर को, वो हो सकता है 130 पकड़ा देगा। उसी ऐसे को फिर किसी तीसरे आदमी से चेक कराओ, हो सकता है 80 पकड़ा दे। सेम ऐसे नंबर छुपा दो बस आप। तो वो तो कुछ लक है ये सब चीजें। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कम है, ऐसे ठीक है। 109 मतलब उतना अच्छा तो नहीं है, मैं एकदम मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 100 से प्लस जाता है अगर ऐसे में, तो मतलब आप बच गए फिर भी। तो ऑप्शनल फर्स्ट पेपर धोखा दे गया, 140 चाहिए किसी भी हालत में। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बहुत टेक्निकल है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर बहुत टेक्निकल है, और मेरा 173 आता था 300 में से फर्स्ट पेपर में, उसी में एंथ्रोपोलॉजी में। तो लास्ट साल 114 पकड़ा दिया उसने, फिर भी मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो था ही, क्योंकि 114 पकड़ा दिया था। हमने कहा ये क्या लॉजिक हुआ, 170 से नीचे कभी आता नहीं है। सेकंड पेपर 182 था, उस समय 300 का होता था, 300 होता था, अब 250 कर दिया इन्होंने। तो 250 में भी 140 तक तो जाना ही चाहिए। 140 अगर नहीं जाता है तो गड़बड़ है। तो एक तो एंथ्रो का, या तो फिर फर्स्ट पेपर अच्छे से केवल ब्रेन ट्री पढ़ा था क्या, कि और भी कुछ पढ़ा? हाँ पूरी है, पूरा पेपर दे रखा है। नहीं ऐसा नहीं, डिफरेंट बुक्स पढ़ो उसके लिए। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अलग से पढ़ो, जहाँ बरनवाल पढ़ी थी नहीं? हाँ तो कम से कम 15-20 बुक्स अलग अलग पढ़ो। एक मार्केट में जो किताब आती है वो आपको IAS नहीं बना सकती, वो नहीं। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पेपर में माथापच्ची ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बायो बैकग्राउंड है ना, तो थोड़ा सा वो भी पंगा रहता है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल है। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स,
खास करके फॉसिल्स रुलाते हैं। फॉसिल्स बैठ गए थे जो रट के गए थे। हाँ, वो तो रटना ही होता है रट्टा ही होना है पूरा पूरा है नहीं तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल और ये सब कहाँ से याद आएंगे। हाँ, वो नहीं आएगा, तो रटना ही होता है। स्कल विस्कल सब रटना होता है, लंबाई चौड़ाई हाइट उसकी, वो जो था छोटा मोटा सारे वो टर्मिनोलॉजी याद ही नहीं रहती। तो वो उनका गेम रहता है कि कभी निएंडरथल पूछता है, कभी इरेक्टस पूछता है, कभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूछता है। बस वो उन्हीं को घुमाता रहता है एक साल में, वो फिक्स है। लेकिन उसमें यही है कि पता नहीं स्केलिंग में जाता है, मुझे लगता है स्केलिंग उसका कारण है सबसे बड़ा। करेंगे उसका सॉल्यूशन आपका, है ना, बताएंगे आपको। लेकिन फर्स्ट पेपर मुझे लगता है करेगा प्रॉब्लम, मतलब बना भी सकता है, लक है उसका। कितना था पिछले साल वाला लड़के का फर्स्ट यंत्रों में, वो जो टॉपर था वो शुभम कुमार 132। अच्छा, इसका मतलब दे रहा है, नंबर दे रहा है। आप कम है, सेफ नहीं है वो, हर साल के लिए सेफ नहीं। किसी किसी साल चमत्कार कर जाएगा, एकदम 170 ले चला जाए, किसी साल 110 पे लाके पटक देगा। पर आपका तो अंडर 100 कर गया। हाँ, वो भी पड़ता है, बिल्कुल सेंटर का भी पड़ता है। सेंटर की तो कॉपी खो जाती कभी कभी, फिर वो अंदाज से देता है ऐसी घटनाएं भी है यूपीएससी की और बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। पूरा इंडिया जो है, पूरे जैसे आपकी मम्मी नमक ऐसे डालती ना चुटकी भर के, उसको जो अंदाज है, किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है, किसी दिन कम भी हो जाता है। आप शिकायत करते हो आज तो नमक ज्यादा हो गया, कई बार 2 बार डाल देती है। ऐसे देश चल रहा है पूरा, ऐसे यूपीएससी चल रही है, ऐसे देश की परीक्षाएं चल रही है। बस ये है कि आपकी किस्मत उस दिन की अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उसका गुवाहाटी, तो आप भी देहरादून ले लो, दिल्ली तो जाते ही हो, देहरादून ले लो, उसमें क्या, थोड़ा ठंडा भी रहेगा। ठीक, सितंबर में यहाँ बेकार रहेगा, भोपाल में, वहाँ ठीक रहेगा देहरादून में। प्री का सेंटर भी यहाँ जून में यहाँ लेने के बजाय देहरादून लो, शिमला ले लो। अच्छा खैर कोई बात नहीं, भोपाल वैसे अच्छा सेंटर है, मानते हैं। अच्छा, हमारा तो भोपाल ही रहा करता था, तो कोई बात नहीं। अभी जो है थोड़ा सा कुछ फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करो, टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करो। और जो मैं अभी बता रहा था कि आप लैंग्वेज के साथ खेलना सीखो, मार्क्स मिलता है, वो तो देता है। जो जितना चमत्कार दिखाएगा उसको नमस्कार मिलेगा, ये है यूपीएस, करता है वो, साफ साफ करता है। और जो जब से लिमिटेड स्पेस आया है तब से तो और बढ़ गया। पहले तो आप क्या करते थे कि कॉपी ले सकते थे ना एक्स्ट्रा, और अपना परफॉर्मेंस चाहे जितना दिखा सकते थे। लेकिन अब तो एक लिमिटेड स्पेस है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर का स्पेस है, उसी में देना है। तो ऐसे में आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, पंच लाइन बनानी पड़ेंगे। तो जितनी पंच लाइन होंगी उतना पड़ेगा असर, है ना। तो टेस्ट लिख देना, इस बार बता देंगे आपको, ठीक है। एक आध टेस्ट दे दो, उससे आइडिया आ जाएगा, हो जाएगा। उसमें कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स हर्डल होता है। मेरा मानना है कि प्रीलिम्स ही हर्डल है, मेंस में कंपटीशन नहीं है। अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करे तो मेंस में कोई कंपटीशन नहीं है। मेंस सीधा सीधा थाली में परोस करके आता है। प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है, प्रीलिम्स फालतू का हर्डल है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही नॉलेज होता तो ही निकल पाता, नॉलेज वाले से भी कोई लेना देना नहीं उसका, बहुत ही अलग चीज है वो। मतलब महासागर है वो पूरा, और यहाँ तो सर्टेनिटी है, आपका सिलेबस है काफी हद तक, तो हो जाएगा। तो एक तो चीज जो है, जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला करिए, अनेकांतवाद, जैन धर्म का होमवर्क लिखिए, अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में वो बोलते हैं कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के जैन धर्म में अनेकांतवाद या स्यादवाद बहस नहीं करना चाहता,
वो बोलता है कि है भी नहीं भी है लेकिन कहा नहीं जा सकता, नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता, है भी और नहीं भी है, कहा भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब कुल मिला के वो 7 ऑप्शन देता है, तो बहस नहीं करना चाहता। इसका मतलब फिर तो बहस होगी नहीं। ईश्वर के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर कुछ भी आप कर लो, जैन धर्म का आदमी मौन हो जाएगा, या जैन मुनि जो है वो मौन हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं। वो आप बोलोगे नहीं है, हाँ नहीं है, बोले नहीं, हाँ है। ये मैं जैन मुनि हो गया था जब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा था। मैं नीचे जब उतर करके आता था तो मेरा पड़ोसी था, प्रोफेसर था एक, वो बहुत परेशान करता था। मैं भी प्रोफेसर था उसके साथ कॉलेज में, तो हम एक ही कॉलेज में थे। तो वो इतने प्रश्न करता था, मैं जवाब दे दे के थक जाता था, फिर मैं यही करता था। तो एक बार मैं वो सब्जी खरीदने के लिए, नींबू या कुछ खरीदने के लिए उसके पास गया, सब्जी वाले के पास, तो वहां वो आ गया। तो फिर आज कॉलेज आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। कल तो आप नहीं आए थे? मैंने कहा हाँ। फिर आज पक्का आओ? मैंने कहा हाँ। आजकल तो आ नहीं रहे हो? मैंने कहा हाँ। फिर जैसे थोड़ी देर ऐसा हुआ, फिर नहीं बोला उसने। फिर उसने पूरी जिंदगी कभी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, तो उसको बिल्कुल चुप करना पड़ा। तो ये है स्यादवाद, अनेकांतवाद। बात समझ में आ गई ना? किसी भी चीज का कुछ भी जवाब हो, आपको बहस नहीं करना, शांति आ जाती है। आपको बहुत लोग बोलेंगे ना, पीएससी दे रहे हो, आईएएस दिया करो, दिल्ली जा रहे हो, बोलना हाँ, नहीं यही तो कर रहे थे, हाँ। तो पीएससी आसानी से हो जाए, तुमसे आईएएस हो नहीं पाएगा, हाँ। फिर बात नहीं करे। रिश्तेदारों से निपटने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, स्यादवाद। चले जाओ नोट्स में जाकर के देख लो, अनेकांतवाद, जैन धर्म का अनेकांतवाद समझ में आ गया। ये तो मोक्ष मिल ही जाता है सामने वाले को मिल जाता है, और आपको तो मिल ही जाता, मुक्ति मिल जाती, उस आदमी से तो मिल ही गई है ना। जन्म मरण से न मिले तो कम से कम उससे तो मिल ही गई। तो मुझे लगता है उस समय के जो जैन मुनि रहे होंगे, उन्होंने बहुत समाज की अज्ञानता को देखते हुए ये निकाला होगा स्यादवाद, क्योंकि समाज में एक से एक खिसके हुए लोग थे और एक से एक परेशान थे। उन्होंने देखा ये बनने नहीं देंगे साधु, साधना नहीं करने देंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है ये निकालो कि तुम जो कह रहे हो वो सही है। कई लोग राजनीति में उलझाना चाहते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था। बहुत लो आईक्यू आदमी जो है आपको राजनीति में उलझाना चाहता है। ये जो अभी ट्रेनें जला रहे हैं ये ठीक नहीं है सर। अब मैं अगर बोला तो मेरे ऊपर वो हावी हो जाए, जबकि वो बहुत लो आईक्यू और अभी वो बीकॉम कर रहा है, या बीकॉम फेल है, वो 10 साल पहले बीकॉम में फेल हो गया था। अगर मैंने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक बात नहीं है, तो फिर वो चिल्लाएगा, तो फिर क्या करे आदमी? मतलब ट्रेनें ना जलाए तो क्या करे? और अगर मैं कह दूं हाँ हाँ नहीं, वो कुछ लोग नाराज है तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब ट्रेनें जलाएंगे। बहुत बेकार स्थिति है। तो ऐसे में स्यादवाद आपको बचाएगा, ठीक है, अनेकांतवाद बचाएगा। उससे कहो जो बोलता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही है। मैंने अलग जवाब दिया उसको। मेरे पास आया वो, तो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरे पास आके खड़ा हो गया। अब मेरी एक्सरसाइज ही धीमी हो, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन टूट रहा था। तो तुरंत आके बोला कि ये ऐसा ऐसा। मैं कहा देखो ऐसा, मैं 1,45,000 फीस है मेरी उधर, मैं फीस दे करके ही बोल पाता हूँ। मुझे कोई पे करता है तो मैं बोलता हूँ, फ्री में मैं कोई राय नहीं देता। तो मैं बच गया मैं बच गया। लेकिन आप लोग ऐसे रिश्तेदारों से कैसे बचोगे? ऐसे लोगों से कैसे बचोगे? वो अननेसेसरी है, उनको कोई ज्ञान कुछ नहीं है, फालतू का एंटरटेनमेंट करना। खास करके उनको पता चलेगा कि तुम पीएससी की कर रहे हो, तो फिर तो पक्का करेंगे वो दिमाग खराब, और लास्ट में बोलेंगे तुमको कुछ नहीं आता और तुम बन नहीं पाओगे ऐसे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसा है, मतलब मुझसे बात तक करने की हिम्मत नहीं है तुम में। वो घोषणा कर देंगे, और उनकी पहुंच होगी ऊपर तक, तो आपके घर परिवार वालों को समझा भी देंगे, इसको मत भेजो, इसको कुछ मत करो, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि जिंदगी में उसने खुद ने कभी कुछ नहीं किया। बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए अनेकांतवाद का पालन करो। अब मुझे लगता है इसको लिख डालना आज जाकर के, ठीक है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, और इसको जोड़ना उधर प्रतीत समुत्पाद से और उससे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म और ये
इसलिए आप देखोगे कि भगवान बुद्ध ने एक और शब्द दिया था, आत्म दीपोभव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो जब भी बहस का मूड होता था या जब भी कभी कुछ होता था तो वो यही कहते थे, भैया मैंने कह दिया इसलिए मानने की जरूरत नहीं, तुम खुद भी करके देखो, खुद तुमको लगे कि ये करना उचित है तो करो। इसलिए आप देखो कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहां पर है, किसने किया था? बताओ जरा, कौन सा ग्रंथ है जहां भगवान बुद्ध के सरमन जो है इकट्ठे किए गए हैं? भगवान बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षा है सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, हाँ नहीं, जातक कथा है अलग चीज है, हाँ सूत्र पिटक, वो सूत्र पिटक है। सूत्र पिटक जो है उसका पूरा मूल नाम क्या है? सूत्र पिटक। और जब उसको पाली भाषा में बोलते हैं तो सूत्र को सूत्र कहा जाता है। तो सूत्र पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। और अभिधम पिटक में है रूल्स, लॉज, नियम, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से धम्म में आने के लिए। और विनय पिटक में क्या है? नियम, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप पढ़िए। तो आज का होमवर्क लिखिए, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, चारों बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति के नाम लिखिए। किस किस संगीति में क्या क्या निर्णय लिया गया था उसके बारे में लिखिए आज। क्योंकि कला संस्कृति का सिलेबस आप जाते हैं तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये कम से कम 10% है, रिलीजन वाला 10% पार्ट है। और इससे प्रश्न भी आता है, लेकिन इसका प्रश्न बड़ा घुमा हुआ होता है, ठीक है ना। इसका प्रश्न जो होता है थोड़ा सा साधारण प्रश्न नहीं होता। आपको कई बार उत्तर आता है, अगर आप मॉडल आंसर जाकर के देखेंगे तो आप बोलोगे हाँ ये तो हमको आता था, तो फिर परीक्षा में लिखा क्यों नहीं? उस समय में आपका क्लिक करना बहुत कम समय होता है, वो बहुत ही कम समय में तय करना होता है आपको कि ये प्रश्न में अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं, लेकिन जीएस में बहुत कम समय मिलता है आपको। इसलिए पहले से ही बनाने की आदत डाली, प्रश्नों को बनाने की आदत डाली। वो इस तरह से जोड़ के रखेंगे कि हमारे प्राचीन धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है, उसका संविधान पे प्रभाव बताइए। अब इस टाइप का प्रश्न आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की गई है उधर से। तो अभी 10 पॉइंट्स बनाने के लिए आपको कहा जाए तो बना सकते हो 10 पॉइंट्स। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिटरेचर से क्या क्या मिला है हमको? 10 पॉइंट्स मुश्किल है, कितनी जल्दी बना सकता है? 5 मिनट में करना होता है वहां सब कुछ गेम, 5-10 मिनट, 12 मिनट, 10-12 मिनट है। और उसमें सोचना भी है, प्रोसेस भी करना और लिखना भी है, तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तभी तो 100%, 50% मार्क्स भी नहीं आते लोगों के। 250 में से 125 तो किसी के बहुत कम आते हैं। 100 तक टच करना भी जो है कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, 100 भी टच नहीं कर पाते। क्या कारण है? यही सोचने समझने की ताकत विकसित करनी पड़ेगी आप। तो जिसके पास जितने ज्यादा पिलर्स होंगे नॉलेज के, वो उतना जल्दी ताना बाना बना पाएगा, नेटवर्क बना पाएगा। तो आपको बहुत सारे पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे। जैन धर्म एक पिलर है, बौद्ध धर्म एक पिलर है, और वैदिक लिटरेचर और वैदिक धर्म भी एक पिलर है। तो ये पिलर की तरह नॉलेज को उसके बराबर ले जाके खड़ा कर दो, तब जब आपको जाल बुनना पड़ेगा तो सब पिलर्स खड़े होंगे, तो उसी में तुरंत हो जाएगा। तो हर पिलर को वहां तक ले जाना पड़ता है, और फिलोसॉफिकल तरीके से सोचना आना चाहिए उसमें। केवल ऐसा नहीं कि सूत्र पिटक में ये लिखा हुआ है, सूत्र पिटक में ये, अभिधम में ये है, विनय में ये, ऐसा नहीं। आपको वहां पर उसकी फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। जैसे प्रतीत समुत्पाद बताया अभी आपको, एक वो आता है प्रज्ञा पारमिता वाला, प्रज्ञा पारमिता। तो जो 10 पारमिताएं बताई गई है उसमें से एक है प्रज्ञा पारमिता, परफेक्ट विजडम। प्रज्ञा पारमिता क्या है? परफेक्ट विजडम। बहुत ही तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि को हम इंटेलिजेंट कहते हैं, उससे ऊपर हम बोलते हैं विजडम। और ये बोल रहा है परफेक्ट विजडम, परफेक्शन।
चीजों के आयामों को देखने का, डिफरेंट डायमेंशंस को देखने का परफेक्ट वे, एकदम परफेक्ट वे, वो होता है प्रज्ञापारमिता। यानी गलती होने की गुंजाइश नहीं, गलती होने की गुंजाइश नहीं। तो बौद्ध धर्म में खास करके वज्रयान में जाकर के वो आता है, लेकिन प्रज्ञापारमिता उसी का पार्ट है बुद्धिज्म का। परफेक्ट विजडम, मुझे लगता है कि ये जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और जो हम 4th पेपर में पढ़ते हैं तमाम प्रकार की नैतिकता, तो परफेक्ट विजडम की जरूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो परफेक्ट विजडम नहीं होगा तो सस्पेंशन होगा, अननेसेसरी ट्रांसफर हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रत्यक्ष समुत्पाद भी समझ में आना चाहिए, दोनों। अगर कोई आदमी आपसे ट्रांसफर वो कैंसिल कराने पहुंच गया चुनाव की ड्यूटी, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और उसने कहा कि मेरी चुनाव में ड्यूटी कैंसिल कर दो, और आपने पब्लिक में ही कहा अच्छा ठीक है इसकी कैंसिल कर दो भाई, तो एक मैसेज चला जाएगा कि कैंसिल होती है और कलेक्टर करते हैं, तो फिर बहुत सारे आवेदन आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, निपटना मुश्किल हो जाएगा। उसके बजाय पब्लिक में ही उसको, सबके सामने अगर वो बोल रहा है तो सबके सामने ही उसको मना कर दो, कैंसिल नहीं होती है, अपनी ड्यूटी करो, तो आपका चुनाव बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि इसके होने से ये होता है। प्रत्यक्ष समुत्पाद क्या है? इसके होने से ये होता है। तो आपने वहां वो किया, इसलिए ये बवाल हुआ, और अब चुनाव आपके गले पड़ गए। जो आसानी से होते थे अब कठिनाई हो गई, अब आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग छुट्टी का एप्लीकेशन देके भाग गए। तो या तो फिर सबको नोटिस जारी करो, फिर सस्पेंशन करो, तो उसमें बदनामी भी होती है और टाइम भी लगता है। तो ये आपने गड़बड़ की इसलिए हुआ, और ये परफेक्ट विजडम भी नहीं है, प्रज्ञापारमिता भी नहीं है। तो प्रत्यक्ष समुत्पाद कैसे काम आ गया, आपको समझ में आ गया? उदाहरण से मैंने बता दिया 4th पेपर में। कोई गलती नहीं होना। तो बौद्ध धर्म का जो है उपयोग हो गया वहां। कई बार वो बोल देगा प्रशासन में, आधुनिक प्रशासन में इसका क्या उपयोग है? बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का आधुनिक प्रशासन में उपयोग बताइए, या आधुनिक राजनीति में उपयोग बताइए, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उपयोग बताइए। तो ये सब आएंगे। प्रत्यक्ष समुत्पाद, प्रज्ञापारमिता, पंचशील, जो 5 शील बताए वो, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग लेके चलना पड़ता है ना। तभी तो हम लोग अभी द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहे हो कि मोदी का जो पहला फेज है 14 से लेके 19 वाला, और बाद के फेज में वो बिल्कुल माध्यमिक मार्ग में आ गए, अष्टांगिक मार्ग में आ गए लास्ट। पहले बहुत एग्रेसिव थे, इसको तोड़ देंगे, उसको फोड़ देंगे, इससे बात नहीं करेंगे, उससे ये नहीं करेंगे। आप बोले नहीं, इसको भी, इससे भी करेंगे, उससे भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो आ गए ना उसी वाले में। और कल जो क्लीन चिट मिली है कोर्ट से और वो सब जो चल रहा है टीवी पे, उसमें भी मोदी डिफेंसिव से लग रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। पहले तो यही बोल बोल के वोट मिले ना, वोट ही इसी आधार पे मिले हैं कि इन्होंने ही सब कुछ किया तभी तो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं। और बोले नहीं, वो 2000 लोग मरे ही नहीं थे। एक तो 2000 मुसलमान हमने नहीं मारे, ये 2000 मुसलमान मरे ही नहीं, ये आंकड़ा कहाँ से आया, ये झूठा है। एक दूसरा, वो हमने मारे, ये हमारे गाइडेंस में मरे हैं, या हमारे हम ही ने गाइड किया था कि इनको मारो, या पुलिस को कहा था? नहीं, ये कहा ही नहीं था। देखो कोर्ट बोल रहा है, होता तो इसमें आ जाता। तो वो अब उसको डिफेंसिव ले रहे, जबकि वो उनका स्टाइल ही नहीं है डिफेंसिव लेने वाला। वो तो बोलता है तुमको जो समझना समझो, वो तो बात ही नहीं करते ना उसके बारे में, और ना सफाई देते हैं, ना हाँ भरते हैं, ना करते हैं। वो तो अलग ही तरह से रहते हैं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे तो हम हिंदू हृदय सम्राट बने रहेंगे। तो क्लियर है उनका। लेकिन अब वो हर चीज में करेक्शन करना चाहते हैं, हर चीज में करेक्शन करना चाहते हैं। क्योंकि राइट विंग पॉलिटिक्स जो है उसकी एक सीमा है, वो समझ गए।
उन्होंने कांग्रेस बन के देख लिया, कांग्रेस जीरो नहीं हुई है, बीजेपी कांग्रेस हो गई, बीजेपी कांग्रेस हो गई। जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है वो लेफ्ट का पार्ट है, वेलफेयरिज्म, फ्रीबीज, वो बीजेपी ने कर लिया। राइट टू फूड जिसकी हम बात करते थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट, कोई भी चीज है, जितनी भी चीजें हैं, तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे वो सारे आपने अपना लिया, बल्कि उनको और अच्छे से बुलंदी से लागू किया। कांग्रेस कई बार उसको डिफेंसिव तरीके से कर रही थी, आपने बल्कि एग्रेसिव तरीके से किया। आधार कार्ड से लेकर के कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से लेकर के, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक था सब कुछ, उससे आप पीछे जा नहीं सकते थे, और वो आपने किया और वो सफल हुआ, और वो दिखता है। इसी को नियो लिबरलिज्म कहते हैं हम लोग, नव उदारवाद कहते हैं। नव उदारवाद में चीजें दिखा करके किया जाता है, जैसे अनाज पे, झोले पे फोटो छपवाना, ये नव उदारवाद है। काउंट कराया जाता है कि हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। गुप्त दान नहीं करना हर चीज का। और अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, पता नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, किसका था, कहा था कि वो लाभार्थी जो बेनिफिशरीज थे, उनको उन्होंने बेनिफिशरीज माना ही नहीं, बल्कि वोटर के तौर पे, और पार्टी और सरकार वाला भेद भी खत्म कर दिया। पहले पार्टी अलग होती थी, सरकार अलग होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बीजेपी के लोग बोलते थे कि हमको सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से हम कहेंगे, बात करेंगे, सरकार से बात करें। अब ऐसा नहीं होता, सरकार भी वही है, पार्टी भी वही है। मनमोहन सिंह के समय में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि मनमोहन सिंह यहाँ पे हाथ का पंजा लगा करके कहीं चुनाव प्रचार करने जा रहे हो, छाती पे हाथ का पंजा लगा रखा हो। मनमोहन सिंह पे आपको अशोक का चिन्ह मिलेगा, ऐसा लगता है भारत सरकार है ये। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, चुनाव वो लड़ रहे हैं, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे हैं, वो कांग्रेस चला रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं दिखता। लेकिन मोदी के समय में, मोदी के आते ही एक भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि सरकार और पार्टी को आप अलग नहीं कर सकते। दूध और पानी में जैसे अलग नहीं होता, बस केवल गर्म करके धुआं निकाला जा सकता है, वैसा यहाँ हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते आप, उनको आप अलग नहीं कर सकते। मिक्स हो गया। ये इंडिया का नेचर नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स का नेचर भी नहीं है, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, पार्टी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, सरकार बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और बीजेपी में तो फिर आरएसएस एक और नया विंग है, मतलब बिल्कुल एक अलग चीज है कि वहां कंट्रोल होता है। तो पंगा अगर होता था कभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय मंत्रियों में या कहीं, तो आरएसएस आकर के उसको ठीक करता था। बीजेपी में यदि कहीं दरार होती थी, डिस्प्यूट होते थे, तो आरएसएस आकर के ठीक करता था। यहाँ आरएसएस आकर के ठीक नहीं करता, बल्कि आरएसएस में कुछ गड़बड़ होता है तो मोदी ठीक करते, उल्टा है। तो मोदी बीजेपी भी है, मोदी सरकार भी है, मोदी प्रधानमंत्री भी है, मोदी आरएसएस भी है, तो मिक्स हो गया। और अब जनता नागरिक है, नहीं, जनता नागरिक नहीं है, लाभार्थी है। नागरिक कौन हो गए? बेनिफिशरीज। और उन लाभार्थियों की लिस्ट पार्टी में, पार्टी वर्कर्स के पास में, नागरिकों की लिस्ट नहीं है। किसको क्या दिया है सरकार ने? यूपी चुनाव देखा है ना, यूपी इलेक्शन, सरकार ने किसको क्या दिया? तुम्हारे घर में सिलेंडर आया ना, तो तुम वोटर हो हमारा। तुम्हारे घर में ये हुआ है ना, तो वो, क्योंकि वो सरकार ने दिया, सरकार ने दिया मतलब पार्टी ने दिया, तो इस पार्टी को वोट दोगे। पहले, अब समझ में आ गया होगा अंतर आपको। पहले सरकार होती थी और सरकार के सामने नागरिक होते थे, और पार्टी के वोटर होते थे। क्योंकि सरकार और पार्टी एक ही हो गई तो नागरिक बचा ही नहीं, केवल लाभार्थी, बेनिफिशरीज। और उस सरकार के पास चूंकि उसका डेटा है, तो पार्टी के पास भी डेटा है, कंप्यूटर में फीड है, उसका मोबाइल नंबर है, तो उसको सीधा मैसेज जाता है और सीधा उसको वोट देने के लिए कहा जाता है, और उसको गिनाया जाता है कि तुमको क्या क्या मिला है यहाँ से। उसकी एक लिस्ट उसको पकड़ा दी जाती है एक तरह से।
तो ये परिवर्तन है राजनीति में, एक बिल्कुल ही नया परिवर्तन। इसको बोलेंगे नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद। उदारवाद तो है, लिबरल तो है, लेकिन आपको बताया जाएगा कि हम लिबरल हैं और किन किन कारणों से। अब आप कहोगे ये इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? ये नैतिक रूप से गलत है। नैतिक रूप से देखेंगे तो ये गलत है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप गलत कुछ मान ही नहीं सकते। जैसे आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में विधायक अगर कांग्रेस के पास नहीं रह पा रहे तो हम क्या करें, वो बीजेपी में आना चाहते हैं। ऐसे ही शिवसेना अगर अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है तो हम क्या करें, वो तो बीजेपी में आना चाहते हैं। तो आखिर ये कोई भी व्यक्ति जो है, वो कोई भी पार्टी का, बीजेपी का कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहता? दरअसल कोई न कोई प्रयास करता है ना। मैंने एक क्लास में बताया था, थोड़ा सा अटपटे बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या होता है कि शादीशुदा महिलाओं के लिए अगर मान लीजिए कोई ट्राई करता है, जो 100 महिलाएं, अगर उनमें से कोई 10 महिलाओं पे भी ट्राई करे तो हो सकता है 2 या 3 महिलाएं किसी दूसरे युवक या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाएंगी। तो इसमें केवल हम उस महिला को दोष देंगे कि जो चली गई। दरअसल किसी ने ऑफर किया ना उसको कि हमारे साथ चलो, ये बेकार आदमी है, ये कमजोर आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास ये नहीं है। अगर आप कमजोरियां गिनाएंगे तो ढेरों लोगों को बहलाया फुसलाया जा सकता है। माता पिता के खिलाफ भी भड़काया जा सकता है लोगों को। जितने भी लोग भड़काने वाले होते हैं वो माता पिता के खिलाफ भी भड़काते हैं। बंटवारे जितने भी होते हैं जमीन जायदाद के, उसमें पड़ोसियों के द्वारा यही चीज की जाती है। तो असंतोष पैदा किया जा सकता है। असंतोष एक बार आपने पैदा कर दिया, अगर आप बात करोगे, किसी से लगातार बात करोगे कि ये आपके साथ ऐसा होना था, आपको तो फलाना मंत्री बनाया जाना था लेकिन आपको बनाया नहीं है, अब हम आपको 25 करोड़ भी देंगे, मंत्री भी बनाएंगे। तो ऐसे अभी 100 एमएलए हैं, मान लीजिए बीजेपी के अभी 120 एमएलए हैं मध्य प्रदेश के। अगर कोई उनको ऑफर करे 20 या 25 लोगों को, तो उनमें से भी कोई भी ऑफर के चक्कर में आ सकता है। लेकिन दूसरे लोग ऑफर करते ही नहीं है, हर जगह पर बीजेपी ऑफर करती है, इसलिए वो अनैतिकता है। नैतिकता और अनैतिकता की बात यह है कि ऑफर दूसरा करता ही नहीं ना। किसी के भी घर में बहुत कुछ है लेकिन उसका ध्यान ही नहीं जाता कि उसमें वो मेरा, वो सोचता ही नहीं कि मेरा है या ये मेरे पास आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से वो सोचता नहीं है। किसी के पास कितना भी सुंदर है, कितना भी बढ़िया कोई भी है, लेकिन वो सोचता नहीं कि ये मेरे पास होना चाहिए। वो सोचता है ये इसका है, मेरा जो भाग्य होगा मुझे तब मिलेगा, तब मैं उस तरह से करूंगा। तो आप अगर प्रयास करोगे तो ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। यानी कि आप ताला लगा के रखो। आप अगर मान लीजिए कोई लड़का, हम में से, आप में से अगर कोई पुरुष है और मान लीजिए किसी के घर जाए और उसके लड़की बैठी है वहां, उसकी पत्नी बैठी है और उसके मम्मी पापा और वो सब तुरंत बोल दे कि आप जो है अंदर जाओ, और एकदम भगा दे, वो आपके आते ही भगा दे अंदर, तो इसका मतलब आपके चरित्र के बारे में क्या? तो लोग जो अगर होटलों में छुपाते फिरते हैं अपने लोगों को, अगर अपने लोगों को लोग छुपाते फिरते इधर उधर, तो इसका मतलब आपका चरित्र कैसा है, आपकी नैतिकता कहाँ है? इसका मतलब है कि आपकी निगाह पड़ते ही वो चीज गायब हो जाती है। किसी के घर में बहुत कीमती चीज है और आपकी निगाह पड़ गई तो वो गायब हो गई, इसलिए वो बंद करके रखता है। तो इसमें गड़बड़ किसकी है? चरित्र किसका खराब है? आप कहोगे कि नहीं वो ये कमजोर आदमी है, अब ये अपनी चीज संभाल नहीं सका तो उसकी इच्छा हुई तो वो तो ले गया क्योंकि उसे तो दिख गई थी। ये तो मतलब कमाल है। तो ये इस तरह आ गया है हमारे देश की नैतिकता का। और सबसे बड़ी चीज है कि ये प्राइम टाइम में भी आ रहा है, ये टेलीविजन पे चल रहा है और खुलेआम चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है कि कोई किसके पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है, वो बचना चाहता है, वो पकड़ना चाहता है।
और इसको देख देख के हम खाना खा रहे हैं और ये नैतिकता का पार्ट हो गया। इसलिए देश का चरित्र पूरा बदल गया, राजनीति का चरित्र बदल गया, देश का चरित्र भी बदल गया। यहाँ चोरी करना, बहलाना फुसलाना, किसी भी चीज को छीनना, किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करना उसको अच्छा माना जाता है कि ये कैसे भी करके कर लेते हैं, बस ये कमाल की चीज है और ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के जो स्वतंत्र, देखिए अभी तक क्या था, 1970-80 तक वो लोग राजनीति में थे जो किसी न किसी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े हुए थे और फ्रीडम स्ट्रगल की जो ऊर्जा थी वो राजनीति में काम कर रही थी। 1990 के बाद में जो एलपीजी आया, ग्लोबलाइजेशन आया और उसके कारण जो देश भर में पैसा तैयार हुआ और जो मटेरियलिज्म आया, भौतिकवाद आया, उसकी वजह से लोगों में जो मानसिक परिवर्तन आया और उनकी जो संतानें हैं, उस मटेरियलिज्म के कारण जो मानसिक परिवर्तन हुआ, वो जो संतानें हैं वो अब वोटर हैं और वही पॉलिटिशियन है। इसलिए स्वतंत्रता की जो संघर्ष की जो ऊर्जा थी वो खत्म हो गई, इसलिए ये इतना उसका पतन हो रहा है और ये पतन बढ़ता जाएगा जब तक कि कोई एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आता, तब तक ये पतन बढ़ता जाएगा और ये उस हद तक जाएगा कि लोग जो है भौतिकवाद के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। न तो अध्यात्म का कोई अंश है इसमें और धर्म जो यूज किया जा रहा है वो टूल के रूप में, धर्म टूल के रूप में, वो नव उदारवाद का एक पार्ट है। नव उदारवाद में दो तरह की चीजें यूज की जाती है, भारत जैसे देश में धर्म और दूसरे देशों में सिविलाइजेशन, सभ्यता, जर्मन सभ्यता, फ्रेंच सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन। वहां सिविलाइजेशन के नाम पर गर्व तैयार किया जाता है कि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन, तुम यूरोपीय हो, गर्व महसूस करो। तो सिविलाइजेशन और रिलीजन, इन चीजों के नाम पर तैयार किया जाता है। तो ये जो परिवर्तन आए हैं, ये देखिए पेपर वाला, यूपीएससी वाला अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा है, पूरा तत्काल पूछ रहा है, वो तो ब्लंटली ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है। आपको लगा कभी कि उसने कहीं कोई शर्म लिहाज अभी पाला हो सरकार का? नहीं, वो पूछ रहा है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है, अभी भी पूछेगा। कभी कभी प्रश्न आपको सीधे सीधे गवर्नमेंट के खिलाफ लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, मूल सिद्धांतों के हिसाब से। देखिए सिद्धांत अभी बदले नहीं है, अमेरिका के भी नहीं बदले। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल राष्ट्रपति रह के चले गए, लेकिन अमेरिका के सिद्धांत अभी बदले नहीं। कई बार शासक ऐसा होता है लेकिन उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि जनता भी वैसी हो जाए, ऐसा होता नहीं। मैं जब यूएस गया था तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे, लेकिन मैंने देखा कि जनता में उनका प्रभाव नहीं है। लोग डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं सोचते। ट्रंप जो सोचते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती, उनकी वैसी सोच लोगों की नहीं थी, तभी तो ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था। नहीं तो ट्रंप की सोच के सामने तो वो हो ही नहीं सकता। इंडियन सारे निकाल दिए क्या? नहीं निकाले, कंपनियों ने नहीं निकाला। ट्रंप तो चाहते थे कि बाहर निकल जाए, बहुत सारे लोग बाहर चले जाए, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो सब बाहर चले जाए, लेकिन निकले नहीं, कंपनियों ने नहीं निकाला। इसका मतलब कंपनियों के एथिक्स बरकरार है, लोगों के एथिक्स बरकरार है, राइटर्स के, यूनिवर्सिटीज के जो पढ़ाने वाली चीजें हैं वो सब बरकरार है। तो कई बार सरकार ऐसा कर रही होती है, उसका मतलब नहीं कि समाज भी वैसा ही करने लग जाए। सरकार और समाज किसी कारणवश वोट मिल जाते हैं। डेमोक्रेसी में आप जानते हो कि कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से कई बार सफलता मिल जाती है, लेकिन समाज भी वैसा ही हो जाए या वैसा ही सोचने लग जाए ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा यूरोप में भी हुआ है, कई देशों में हुआ है। और जब भी कोई नई सोच आती है तो वो 10 से 20 साल 30 साल तक रहती है, कम से कम 30 साल बाद उसके फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। तो
तो इतना आसान भी नहीं होता। जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, उसका प्रभाव नहीं पड़ जाता पूरी तरह से समाज में, तब तक वो परिवर्तित भी नहीं होता। और तब परिवर्तन नहीं होता, फिर क्रांति होती है। इसलिए आप फ्लावर रिवॉल्यूशन और कलर रिवॉल्यूशन देखोगे, वो रिवॉल्यूशन वो चेंज नहीं है, पूरी तरह से तख्ता पलट होता है। और लोग उन लोगों को ढूंढते हैं फिर कि वो कहां गए, उनको ढूंढा जाता है, रिवॉल्यूशन में ढूंढा जाता है, परिवर्तन में छोड़ दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो अभी सत्ता परिवर्तन जो 2014 में हुआ था, वो परिवर्तन हुआ था। अब कभी होगा तो वो रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि इतनी आसानी से सत्ताएं जाती नहीं, क्योंकि नई नई विचारधारा। अब इसके प्रभाव जो है, जिया उलक ने ये बीज डाले थे पाकिस्तान में। जिया उलक ने पाकिस्तान को ऐसा ही कट्टर बनाने की कोशिश की थी, और वो कट्टरता में इतना डूबा कि कटोरा हो गया। कट्टरता कटोरा में बदल जाती है, और जब तक कटोरा हाथ में नहीं आता, रिवॉल्यूशन नहीं आती। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं आती। और भारत में संभवतः वो कभी ना आए, क्योंकि भारत का नेचर फिर और अलग है। इंडिया बिल्कुल अलग कंट्री है। पता नहीं, इंडिया के बारे में जो मेरी समझ है, वो अगर आप देखें तो बहुत सारी किताबों से भी है और कुछ व्यवहारिक भी है। इंडिया बिल्कुल अलग कंट्री है। इंडिया में अगर आप मुद्रास्फीति को और अगर इनको मानेंगे, इकोनॉमी के जितने सूचकांक हैं, अगर उनको मानेंगे प्रगति का आधार, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इंडिया, लेकिन इंडिया में धन संपत्ति छुपाने की आदत है। लोग गरीब दिखते हैं लेकिन गरीब होते नहीं। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है कि एकदम से सब कुछ खत्म हो जाए। डिमोनेटाइजेशन में भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, और अभी इतना बड़ा कोरोना का ये जो झटका लगा, इसमें भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तो बहुत कुछ बचा हुआ है, और बहुत बचा हुआ रहता है। बचत करने की आदत है, भोग की आदत नहीं, कंज्यूम करने की आदत नहीं, उपभोग की आदत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति भी नहीं है, लेकिन वो 20 लाख की कार ले आता है, और किस्तें चल रही होती है उसकी। और एक के पास 2 करोड़ रुपए, लेकिन वो 2 लाख की कार भी नहीं लाता, हिम्मत ही नहीं होती उसकी। वो सोचता क्या करूंगा मैं कार लाके। तो ऐसे ढेरों लोग हैं करोड़पति जो कार नहीं खरीदते भारत, और करोड़पति हैं। और कई लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन फटे हाल रहते हो, हमेशा ऐसे बेकार से कपड़े पहने रहते हैं, और ऐसा लगता है बहुत गरीब आदमी है। वो इंडिया की स्ट्रेंथ रहेगी, मुझे लगता है फ्यूचर में जब कभी इंडिया के डूबने का खतरा बनेगा, तो वो इंडिया को बचाएगा। सरकार फिर उनसे टैक्स वसूलेगी, उनको टैक्स के दायरे में लेके आएगी, उनकी संपत्ति को बाहर निकालेगी, इतने में बच जाएगी। तो भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, विदेशों से सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो अपने ही देश के लोगों ने जो छुपा के रखा हुआ है और जो गरीबी दिखा रखी है, उनको अमेरिका सर्टिफिकेट देना है बस, इतने भर में काम हो जाएगा। लेकिन ये तो आपातकाल के लिए होना चाहिए, ये अपनी बेवकूफियों को छिपाने के लिए नहीं होना चाहिए ना इसका उपयोग। ठीक है ना, जैसे महिला ने पति के बताए बिना अगर मान लीजिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे, तो वो आपातकाल के लिए उपयोग में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति जो है जानबूझ करके आर्थिक स्थिति खराब करे और उसके बाद फिर महिला जो है उसको संभाले उन पैसों से, ये उसमें काम में नहीं आना चाहिए। तो भारत का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, और कई मामलों में हमारे जितने संत हैं, महापुरुष हैं, आप पूरा चाहे बौद्ध धर्म देखें चाहे जैन धर्म देखें, उसमें वो पहले राजकुमार हैं, रॉयल उसमें रहते हैं, पैलेस में रहते हैं, बाद में वो जंगलों में चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। चाहे राम को देखें, चाहे बुद्ध को देखें, चाहे महावीर को देखें, तो त्याग की प्रवृत्ति है, सेक्रीफाइस करने की प्रवृत्ति है। तो कोई बहुत अच्छी स्थिति में जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब स्थिति में नहीं जी सकता, उसको खराब स्थिति में भी जीने की आदत है। ज्यादा सुसाइड नहीं करेंगे लोग, नौकरी चली जाएगी तो भी नहीं करेंगे, अपना बिजनेस खराब हो जाए तो भी नहीं करेंगे। दूसरे देशों में ये प्रवृत्ति और ज्यादा है, वो बिजनेस खराब हो जाए तो उसके बाद जिंदा नहीं रह सकते, वो उस परिस्थिति में ही जिंदा रह सकते हैं, उससे नीचे वाली स्थिति में जिंदा नहीं रह सकते।
तो इसलिए भारत की कुछ प्रवृत्ति है वो इंडियन टेंडेंसी है, और यही टेंडेंसी पाकिस्तान में भी है, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होते। आप भले ही बोलते रहो कि उनके हाथ में कटोरा आ गया, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के ऊपर थोड़ा दबाव होना चाहिए, कश्मीर वाला इशू जिंदा रहना चाहिए, और इसके लिए फौज को सपोर्ट मिलता रहेगा। ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, लेकिन श्रीलंका ने अभी आपा खो दिया था, आपने देखा था। श्रीलंका ने आपा खो दिया, नेपाल ने आपा खो दिया, और बांग्लादेश में शेख हसीना ने बचा लिया। उसने अपने यहाँ के जो क्लर्जी थे उन सबको टांग दिया, फांसी पे टांग दिया, और सेक्युलर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की। नहीं तो वो भी जाता, वो भी अभी श्रीलंका हो जाता उसका। तो भारत के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, और उसके आधार पे अब इसी को लेकर के एक आध दो प्रश्न जो है इस टाइप के बनेंगे, ठीक है ना। तो मूलभूत दुनिया की जो विचारधारा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और दूसरी विचारधारा है साम्यवाद, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। दोनों का स्वरूप बदला है, कम्युनिज्म का स्वरूप भी बदला है और कैपिटलिज्म का स्वरूप भी बदला है, ठीक है। और उसका कारण है इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ने के साथ दोनों का विचारधारा बदली है। अमेरिका में भी असमानता है, यूरोप में भी असमानता आ गई। और थॉमस पिकेटी का जो आपने नई 2-3 किताबें आ गई हैं उनकी, थॉमस पिकेटी जाकर के कम से कम उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा उसको विकिपीडिया में जाकर। थॉमस पिकेटी या थॉमस पिकेटी, तो इसको पढ़ेंगे आप तो आपको दुनिया की अधिकांश संपत्ति 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास लगभग 60% से ज्यादा संपत्ति है। तो ये जो असमानता है इसने सोचने पे मजबूर किया। तो कैपिटलिज्म के मामले में भी सोचने पे मजबूर किया कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वो अगर उसी तरह से अमीरों को और अमीर बनाने का सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर क्या होगा। फिर तो जिनके पास नहीं है वो और वंचित रहेंगे, डिप्राइव्ड रहेंगे। तो उन्हीं से टैक्स लेकर के इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण की व्यवस्था। तो ये जो था वो लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म के माध्यम से ये, और इसमें रिजर्व बैंक को भी टूल बनाया जाएगा, है ना, क्वांटिटेटिव ईजिंग करके या कैसे भी करके जनता तक पैसा पहुंचाया जाए, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाए। वेलफेयरिस्टिक पॉलिटिक्स, कल्याणकारी राजनीति, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन वाला और अभिजीत क्या नाम है, कौन सा एक नोबेल विनर, हाँ कौन सा, अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन, दोनों की अगर आप फिलॉसफी को देखोगे तो वो यही है, लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, खर्च करने के लिए पैसा दिया जाए तो सभी लोग सरवाइव कर जाएंगे। इससे कोई नकार नहीं सकता। भारत सरकार भी इसी पे चल रही है। अब उसको उस तरह से स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन ये चल उसी पे रही है। कैपिटलिज्म की कॉपी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन साम्यवाद जहां था, जहां कम्युनिज्म था रशिया में, वो भी कैपिटलिस्ट बन गया और चाइना भी। तो शी जिनपिंग उस गलती को फिर से ठीक कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने अपना नया संकल्प लिया, उन्होंने टर्म लाइन किया अपने यहाँ पे सिस्टम को पूरा, और उसने कहा कि हम गलत जा रहे थे,
उसका नुकसान भी हो रहा है उसको, कई लोग गाली दे रहे हैं उसको, लेकिन उसके पीछे क्या सोच है, बहुत ज़्यादा फार साइटेड है या पता नहीं, और वो बहुत नीचे चला जाएगा, जो भी होगा, लेकिन उस आदमी ने तय किया। देखिए कई बार ऐसा लगता है तात्कालिक रूप से कि वो नीचे जा रहे हैं और इसका ब्लेम उन्हीं के ऊपर आएगा, शी जिनपिंग पे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े रिवॉल्यूशन से वो बच जाए, क्योंकि जब असमानता बहुत हो जाती है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं होता, तो फिर वो नक्सलिज्म जैसी चीज आ जाती है, वो बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस टाइप के रिवॉल्यूशन से बचना है तो असमानता को कम करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा, और उसी दिशा में वो जा रहे हैं। और उसको बोला उन्होंने कॉमन प्रॉस्पेरिटी। अपने यहाँ का, उनके यहाँ का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन फील्ड था उन्होंने खत्म किया। कौन सी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की? कंस्ट्रक्शन का कौन सा कंपनी जो है उन्होंने खत्म किया, बताओ? बर्बाद कर दिया उन्होंने। 10% वहां की जीडीपी का पार्ट है वो। एवर ग्रांडे और जेकमा और ऐसे बड़े बड़े जितने उनके यहाँ के रोल मॉडल थे, बल्कि वो लोग, जनता पागल थी जिनके पीछे कि ये कमाल हो गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई इसकी, इनकी वजह से, और दुनिया भर में इनका परचम ले रहा है। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी कंपनियां जाएंगी, चीन सरकार की कंपनियां जो है सरकारी उपक्रम जाएंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो काम करेंगे, ये प्राइवेट व्यक्ति एक आदमी को प्रॉस्पर नहीं होने देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे। हमारा डीपीएसपी, उसको बोला उन्होंने कॉमन प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब कम्युनिज्म भी अपने आप को ठीक कर रहा है, फिर से कैपिटलिज्म भी अपने आप को ठीक कर रहा है। दोनों भटक गए थे, तो दो मूल विचारधाराएं अपने जगह से भटक गई थी, और हम इन दोनों के बीच में हैं कहीं कहीं, क्योंकि नेहरू ने फेबियन सोशलिज्म लिया था। नेहरू फेबियन क्लब के मेंबर थे, और ब्रिटेन में एक ये कंसेप्ट था फेबियन सोशलिज्म, फेबियन समाजवाद। उसमें किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोका जाता, पूंजीपति बनने से रोका नहीं जाता, लेकिन समाज कल्याण का काम किया जाता। लेकिन अभी ये जो बहस है, दुनिया इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है अभी कि ये बहस अभी ठंडे बस्ते में डाली जा सकती है। दुनिया के किसी भी देश में इंटेलेक्चुअल्स अभी ये बहस नहीं कर रहे हैं कि आप लिबरल हो या नॉन लिबरल हो। अभी वो ये बहस कर रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। जब क्राइसिस आ जाता है फूड का, अभी खाद्यान्न का संकट आने वाला है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो उत्पादन करते थे और जो एक्सपोर्ट करते थे वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, और दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए अभी चिंता का मुद्दा वो रहेगा नहीं, लिबरल और नॉन लिबरल वाला नहीं रहेगा। ये पूरा पेट भरा होता है तब इस प्रकार की चिंताएं होती है, अभी इस प्रकार की वो चीजें होती है। तो अभी जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि खाद्यान्न संकट से कैसे निपटा जाए, एनर्जी प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। और एनर्जी में भी अभी ट्रांजिशन जो चल रहा था, खास करके हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जो जा रहे थे, ये जो ट्रांजिशन होना था, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके अंदर जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होगी। क्लाइमेट चेंज भी अभी थोड़ा थोड़ा पीछे चला गया चर्चा में। जैसे मैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूं, वैसे ही क्लाइमेट चेंज वाली बात भी थोड़ी सी पीछे है। अभी क्लाइमेट चेंज पे भी उतनी चर्चा नहीं होगी। तो अभी कम से कम 1 या 2 साल दुनिया भर में चर्चा के विषय जो रहेंगे वो बहुत ही बेसिक मुद्दे रहेंगे, जो जीवन को संचालित करने से जुड़े रहेंगे। लाइवलीहुड की प्रॉब्लम, रोजगार की प्रॉब्लम,
ये बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जितने यूनिकॉर्न तैयार हुए थे, अभी आपका नायका, जोमेटो और सब फ्लॉप हो गया। सबके आईपीओ आए थे और किसी का सक्सेस नहीं हुआ, सब औंधे मुंह गिरे। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स अब पैसा डालना नहीं चाहते भारत में। तो भारत में जितना इजी मनी आ रहा था वो बंद हो गया। अब इजी मनी नहीं है, और थोड़ी सी और ज्यादा अनस्टेबिलिटी कुछ आई तो वो पैसा वापस कभी भी हॉट मनी के तौर पे वापस जा सकता है। तो बहुत अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। तो रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा, खाने पीने की समस्या बड़ा मुद्दा रहेगा, एनर्जी क्राइसिस बड़ा मुद्दा रहेगा, ऊर्जा संकट। तो अभी के मुद्दे बदल जाएंगे, लेकिन ये मूल विचारधाराएं फिर लौट करके आएंगी 8 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद। ये मूल विचारधाराएं फिर आएंगी, फिर इनके ऊपर राजनीति होगी। ऐसे समय में ये जो सिविलाइजेशन का सहारा लेना, रिलीजन का सहारा लेना, सरकार इन्हीं के बदौलत चल सकती है, क्योंकि समस्याएं सॉल्व करना अभी किसी सरकार के बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। गति जो लोगों की है, जैसे मैं एग्जांपल आप सब लोगों के एक्सपीरियंस में है, मोबाइल फोन बदलना। जिस गति से 2014 से लेकर 2000 के बीच में 6 सालों में लोगों ने मोबाइल फोन बदले थे, वो स्पीड कम हो गई। पहले औसतन 14 महीने में, 15 महीने में व्यक्ति मोबाइल बदल रहा था, नई जनरेशन वाला मोबाइल ले रहा था। अब वो 24 महीना हो गया, धीरे धीरे वो 30 महीने हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के यूजर जो हैं वो अब बड़ी संख्या में बढ़ेंगे नहीं, नए यूजर नहीं आएंगे, बल्कि पुराने यूजर ही नया मोबाइल खरीदेंगे। वो कम हो गया। इसका मतलब आने वाले समय में 30 महीने, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी एक लेवल बढ़ गया है और उसको वो सेटिस्फाइड भी है उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे जाकर के, उसको लगता है अब इससे फास्ट मुझे जरूरत नहीं है, तो उसमें भी सैचुरेशन आएगा। तो बहुत सारे सेक्टर में नौकरियां कम होंगी, बहुत सारे सेक्टर में ग्रोथ कम होगी, डेवलपमेंट कम होगा। उससे फिर एक तरह का डेस्परेशन आएगा, उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है। सेटिस्फेक्शन के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो एक कलेक्टिव डेस्परेशन, एक अलग प्रकार की निराशा आती है। तो ये बिल्कुल परिवर्तन का समय है, और ऐसे परिवर्तन के समय में 2 या 3 साल, 4 साल चल सकता है, 2030 तक भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम कोविड से बाहर आते हैं, कितना जल्दी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस खत्म होता है, कितना जल्दी जीरो कोविड पॉलिसी, किसकी जीरो कोविड पॉलिसी? शी जिनपिंग की, वो बदलती है। क्योंकि अभी तक तो वो जीरो कोविड पॉलिसी पे शंघाई वगैरह को सबको लॉकडाउन किए हुए, आधा चाइना लॉकडाउन रहता है, तो काम बहुत प्रभावित होता है, सप्लाई चेन पे बहुत असर आता है। लोग जो वहां व्यापार के लिए गए हैं वो विजिट नहीं कर पाते, जो खरीदने के लिए गए हैं वो ऑर्डर नहीं दे पाते, ऑर्डर दे दिया है तो वो शिपिंग नहीं हो पाता, शिपमेंट अटक जाते हैं। तो पूरी दुनिया जो है अभी इन 4-5 तरह की चीजों से परेशान है। तो जब तक हम ओमिक्रॉन वाले या इसके बिल्कुल लास्ट एग्जिट वेव जब तक दुनिया से नहीं आती और यहाँ से कोरोना बिल्कुल गायब नहीं होता, या गायब तो कभी होगा नहीं, लेकिन अब ये एग्जिट वेव को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती ना, भारत को चुकानी पड़ी। भारत ने बहुत लोगों को खोया, तब जाकर के हम कोरोना से निपट पाए ना। आज अब जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, उसका क्रेडिट एक तो वैक्सीनेशन भी है और दूसरा एग्जिट वेव में गए हुए लोग भी हैं, वो सब शहीद हुए हैं एक तरह से हमारे लिए। जैसे सेना पे शहीद होते हैं वैसे बोल, उन लोगों ने मर करके हम लोगों को बचाया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए लोगों को खोना पड़ता है। ठीक है, और चाइना वो खोना नहीं चाहता, क्योंकि उससे शी जिनपिंग की सरकार गिर जाएगी और उनका अगला टर्म जो 2026 तक 27 तक जो रहना चाहते हैं वो रह नहीं पाएंगे। लोग, वो पॉपुलैरिटी पूरी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
तो वो ऐसा पंगा नहीं चाहते, इसलिए वो लॉकडाउन में डाले हुए हैं कि घर में बंद रहो, कुछ ना कुछ चेंज आएगा और कुछ ना कुछ म्यूटेंट ऐसा आएगा कि बहुत दयालु होगा, वो मारेगा नहीं तब बाहर आ जाना। तो ओमिक्रॉन का भी नया कुछ आ जाए ऐसा कि वो मारना बंद कर दे। उनको मालूम है कि अभी लोग बाहर आ जाएंगे तो कम से कम 1-8 करोड़ मर जाएंगे, तो बंद किए हुए सबको। भारत ने तो मान लिया कि हाँ मरेंगे, आ जाओ बाहर तो हो गया, और मास्क भी हटा दिया और पूरी दुनिया में भी घुमाया तो सब लोग वापस। लेकिन चाइना बंद है, चाइना से इंटरनेशनल फ्लाइट कोई नहीं चल रही, चाइना में कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है। हमारी सब जगह शुरू हो गई। तो ये हिम्मत वाले ही दुनिया में जी पाते हैं, हर कोई थोड़ी जी पाता है, हिम्मत करना पड़ती है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। बस जो कमजोर होंगे वो मर जाएंगे, और कमजोरों की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने फेफड़े संभाल के रखो, मजबूत रखो, ताकि कोरोना हो जाए तो मर सको या फिर बच सको। तो ये है कहानी। तो अभी आपके लिए अच्छा खासा मसाला है लिखने का, तो करंट अफेयर्स में लिख लो। एक तो वर्ल्ड चेंजेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व अर्थव्यवस्था में तात्कालिक परिवर्तन, विश्व अर्थव्यवस्था के परिवर्तन। एक तो इसका नोट्स बनाओ, इस पे कोई न कोई एक सवाल जरूर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा आफ्टर कोविड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। कोविड के बाद में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। और हमने जो चर्चा की उसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, नेबरिंग कंट्रीज, India's relation with neighboring countries। ब्रैकेट में लिख लीजिए बिल्कुल, सिंस कोविड, ऐसा कुछ लिख लीजिए उसको, है ना। कोविड के बाद, कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद में एकदम और बदला है। एक प्रश्न नियो लिबरलिज्म पे लिखे, एक होमवर्क इसका बनाइए, नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद। फिर एक फिर से नॉन वायलेंस जो है उसका इंपॉर्टेंस फिर से आया। नॉन वायलेंस वाला इंपॉर्टेंस इसलिए आया है क्योंकि 30-35 सालों से एक टेबू बन गया था, और वो टेबू ये था कि लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो थे, लेकिन कोई खुलेआम ये बोलता नहीं था कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा। मतलब एक शर्म थी, लिहाज था, वो लिहाज खत्म हुआ है। तो ये एक नई चुनौती है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। जैसे मनुष्यों में सबके पास दांत है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता ना मैं तुम्हें काट लूंगा, ये नहीं बोलता मतलब तुम कुत्ता हो क्या, जानवर हो क्या, काट लोगे, मतलब क्या, जबकि दांत तो है, वाकई में काट सकता है वो। लेकिन ये बोलना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, मनुष्य होने के नाते शोभा नहीं देता। ये टेबू क्यों है मनुष्य के साथ में? क्योंकि वो मनुष्य है, इंसान है। वो इंसान होने का लक्षण है कि तुम कम से कम ये तो नहीं कहोगे कि मैं तुम्हें काट लूंगा, ऐसा तो नहीं कहोगे, जबकि काट सकते हो क्योंकि दांत है। बल्कि मांस नोच भी सकते हो, इतना जोर से काटोगे तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, ज्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसा करता नहीं आता,
वो कहता तो बहुत ही कम, बहुत कम। कोई वाकई में उसी टाइप का कोई है तो वो कहेगा, बाकी कोई कहेगा। पुतिन ने ये कहा, ब्रिटेन से भी कहा कि अच्छा मतलब तुम जाओगे और बात करोगे जेलेंस्की से, और हमने परमाणु बम फेंक दिया तो, ये ऐसी सबमरीन भेज दी उधर तो लंदन साफ हो जाएगा तुम्हारा। मतलब परमाणु हथियार होना और परमाणु हथियारों की धमकी देना, तो जो टेबू है, जो शर्म लिहाज था, वो खत्म हुआ है 2022 में। इसलिए 2022 बदला है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसका मतलब अहिंसा की प्रासंगिकता आ गई है फिर से। गांधी फिर से याद करने लायक है, महावीर फिर से याद करने लायक है। इसलिए गांधी की प्रासंगिकता है। आप कहोगे कि नहीं, गोडसे अच्छा आदमी था, उसने अच्छा किया, निपटा दिया, तो फिर पुतिन भी सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो एक दूसरे को मार डालो, खत्म, पूरे दुनिया का धुआं निकल जाए, बस अच्छा है, बढ़िया। और क्या, हाँ, फिर क्या दिक्कत है। तो इसलिए गांधी की प्रासंगिकता बड़ी है, अहिंसा की प्रासंगिक, इसीलिए दुनिया में गांधी को याद किया जाता है। ठीक है, तनाव इसीलिए कोई नहीं चाहता, इसलिए तनाव नहीं चाहते, इसीलिए लोग 370 भी खत्म नहीं कर रहे थे। 370 खत्म हो चुका था, 370 नाम मात्र का खत्म किया गया, 370 में कुछ बचा नहीं था, 370 जैसा कुछ था नहीं, सिंबॉलिक था वो। लेकिन ये खत्म किया जाना, ये इस प्रकार की अनसर्टेनिटी आएगी, या फिर हो सकता है हिंसा आ जाए। क्योंकि अभी एक आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो क्या था, उनका था M.K. नारायणन का, जो पहले एक जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, सुरक्षा सलाहकार थे भारत सरकार के। तो वो ये लिख रहे थे कि आप सेना बढ़ाते बढ़ाते वहां तक चले गए, 7 लोगों पर एक सैनिक है अभी जम्मू कश्मीर। और अगर अभी भी अगर हिंसा नहीं रुकती और अभी भी अगर आतंकवाद नहीं रुकता, तो आप क्या 3 लोगों पे एक सैनिक बना दोगे? तो कितने सैनिक लगाओगे? तो स्टेट क्राफ्ट यूज करो। उन्होंने एक टर्म यूज किया, स्टेट क्राफ्ट। आप भी लिखिएगा, स्टेट क्राफ्ट, रोल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट क्राफ्ट यूज करने का मतलब ये है कि वहां सरकार बनाओ, चुनाव कराओ, और वो लोग जनता से बात करें, वहां की समस्याएं सुलझाएं और उसको डील करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो है वो सेना से, सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनसे, आप सुरक्षा बलों से नहीं ठीक कर सकते। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको स्टेट क्राफ्ट से लेने होंगे। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाएंगे, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, आप फिर लगाओगे। अभी 7 लोगों पे एक आदमी लगाया हुआ आपने, तो बहुत ज्यादा है। 7 कश्मीरियों पर एक फौजी है अभी। अगर इससे ज्यादा और बढ़ाओगे आप डेंसिटी, तो फिर इसका मतलब ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो उसको स्टेट क्राफ्ट, उन्होंने कहा स्टेट क्राफ्ट यूज कीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में यूज करना हो, चाहे तमिल इलम फिर से खड़ा हो रहा है, लिट्टे फिर से खड़ा हो रहा है तमिलनाडु में, चाहे बंगाल में और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में और MP में नक्सलवाद हो, स्टेट क्राफ्ट यूज कीजिए। दरअसल बहुत सारी आइडियोलॉजी बची नहीं है, अब स्टेट क्राफ्ट बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको नौकरी पे लगाना चाहते हैं, सिस्टम में शामिल होने के लिए कहते हैं कि आप सिस्टम में शामिल हो जाइए, भारत के साथ चले जाइए, सरकार के साथ जाइए, लेकिन वो मौका दीजिए उनको एजुकेटेड होने का, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, ऐसी परिस्थितियां तैयार कीजिए और बातचीत के रास्ते तैयार कीजिए, तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। केवल सैनिक लगा के रखेंगे तो वो डराने धमकाने से बात बनेगी नहीं।
क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा, आप पढ़िएगा उनका स्टेट क्राफ्ट वाला, M.K. नारायण स्टेट क्राफ्ट सर्च करेंगे तो शायद द हिंदू में ही है, तो वो गूगल में लिखेंगे तो इतने में आ जाएगा। तो काफी अच्छे से उन्होंने लिखा कि अगर आपको वाकई में सॉल्यूशन चाहिए तो आप स्टेट क्राफ्ट यूज कीजिए और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। सरकार कर सकती है इसको, हाँ, पर उससे वोट नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लेकिन वोट नहीं मिलेंगे, ये दिक्कत है। वोट प्राप्त करने हैं तो फिर उसका तरीका यही है। उसके लिए तो ये जो चीप पब्लिसिटी जो है ये आसान है, ये आसान रास्ता है। अदरवाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि लोग सुख से रहना चाहते हैं, क्योंकि तरीके बहुत बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये जो अभी ITI बार बार आप इंटरनेट शटडाउन करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, वो सब प्रभावित होती है, तो और ज़्यादा लोग नाराज होते हैं, उनके प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उसके बजाय, और अगर आप चालू रखते हैं तो उसकी समस्या है, क्योंकि वो ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, और उससे तो ये जो ट्रेंड आया ना कि जुम्मे की नमाज के बाद में पत्थर फेंकना है, या जुम्मे की नमाज के बाद में सब निकल करके, तो ये एक तरीका है। पहले तो एक तरीका था परेशान करने का कि पाकिस्तान में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करके आओ, यानी कोई युवा अपना करियर छोड़ के जाए और पाकिस्तान जाए और वहां पर ट्रेनिंग ले और फिर आतंकवादी बन करके भारत में परेशान करे, हत्या करे, हिंसा फैलाए। यही एक तरीका था पहले। तो आतंकवादियों का एक ही ट्रेंड था, युवा भाग करके बॉर्डर के उस पार POK वगैरह में जाते थे, वहां कैंप थे, वहां से ट्रेंड होकर के फिर तरह तरह के हथियार सीख के और ट्रेनिंग लेके भारत में घुसपैठ करते थे। कई लोग मारे जाते थे घुसपैठ के चक्कर में, ये एक ट्रेंड था। अब कई तरीके हैं, जुम्मे की नमाज के बाद में ऐसे भाषण देना या हिंसा करना, पत्थर फेंकना, उधर आतंकवादी जो है वो किसी हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए यहीं का कोई युवा पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लेके नहीं आया, यहीं से उठ के खड़ा हुआ और उसी को किसी ने हथियार अवेलेबल करा दिया और वही जाकर के कराया। ठीक है, नया ट्रेंड है। अभी आपने पूरा पंजाब के जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ था, आपने देखा था कि वहां पर जो है वो खालिस्तानी हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल फिर से जाग गया एक तरह से। और वो खालिस्तान तो सो गया था मामला, खालिस्तान वाला तो मामला बचा नहीं था भारत में, लेकिन ये फिर से आ गया। वहां स्टेट क्राफ्ट यूज नहीं हो रहा है। तो भारत के चारों तरफ तभी उधर फिर से लिट्टे जाग रहा है। लिट्टे को जागने का मौका मिल गया। अभी अनस्टेबिलिटी केओस हुआ वहां पर श्रीलंका में, तो चूंकि गोटाबाया राजपक्षे वही हैं जो महिंदा राजपक्षे जिन्होंने प्रभाकरन को मारा था और लिट्टे के प्रमुख थे वो, तो उन्हीं के खिलाफ इतना जनता का असंतोष है, तो उनको मौका मिला कि हम ऐसे में फिर से उठ सकते हैं, क्योंकि अगर फिर से राइज करना है तो इससे बढ़िया और क्या समय होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसा हो गया काम। और जनता ही दुश्मन बनी हुई है राष्ट्रपति की। तो तमिल जो इलम था यानी लिट्टे, वो वाला सपना उनका फिर से जाग रहा है। तो फिर से तमिलनाडु में ये सब गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो वहां फिर स्टेट क्राफ्ट को लाना पड़ेगा। फिर हर जगह एक ही चीज है, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस से काम नहीं चला पाएंगे। नागालैंड, आसाम और उधर वाला उल्फा फिर से खड़ा हो रहा है। तो आतंकवादी समूहों, संगठनों को जानिए, जो कभी म्यांमार में जाके छुप गया था, भारत में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, फिर से सर उठा रहा है। तो ये चीजें हैं, इसको बोलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो मुझे लगता है आंतरिक सुरक्षा वाला भी प्रॉब्लम्स इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड इट्स सॉल्यूशंस, या चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और उसके समाधान क्या क्या हैं, हल क्या है। तो मैंने आपको चुनौतियां तो बता दी ये हैं, और समाधान स्टेट क्राफ्ट। तो पढ़िएगा उसमें, उसका डेफिनेशन लिखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए।
मुझे लगता है आज करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा होमवर्क मिला, उधर आपको थोड़ा बौद्ध धर्म जैन धर्म वाला भी दिया, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत दिन हो गए, लिखो, चलो यही लिख लो, एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया। एनर्जी ट्रांजिशन जो है इसमें यही नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ आप जाओगे तो भारत में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, सोलर के मामले में बहुत अच्छा है ऐसे, और मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और 2030 तक 40 तक हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं, है ना। और ये क्लाइमेट चेंज से भी जाके जुड़ेगा, इसका एंगल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी जुड़ेगा, क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ेगा, तो ये बहुत ऊपर जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट, उसमें एनडीसीज, है ना, एनडीसीज तक भी जाएगा, तो अच्छा खासा इसमें आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हो। ऐसे हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें अगर आपको फैक्चुअल बहुत सारा पता है और आप दे सकते हो तो फिर फैक्चुअल वाला कर लीजिए, क्योंकि फिलोसॉफिकल वाले में तो ज़्यादा अकल लगाने की गुंजाइश नहीं होती, और उसमें आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस है वो भी पंगा कर सकता है, क्योंकि किसी आदमी को किसी आइडियोलॉजी से ही नफरत होती है। जैसे उसका बेटा उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वो बहुत परेशान है, और अब वही कॉपी चेक करने गया, तो आप अगर लिखने लगेंगे वैसा तो उसको उसका बेटा दिखेगा, बोले तो सुनील आ गया, और ये बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है मुझे, तो वो पनिश कर देगा। और उसके मन की हो गई, उसको जो पसंद है वैसी कुछ बातें मिल गई 4-5 भी, तो वो नाचने लगता है, वो उसको गदगद होने लगा, उसको लगता है मैं इसको 140 दूंगा। मतलब उसका दिल जब वो देना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता। किसी कॉपी को देख के उसके खुद की मार्क्स देने की इच्छा होती है, टोटल करने से। जैसे किसी बल्लेबाज के 100 की कामना करते हैं ना हम लोग ये सोचते हैं कि इसका 100 तो बन जाए। कई बार वो हमारी टीम का नहीं होता तो भी हम सोचते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रगल या उसका जो काम खेलने का तरीका होता है उसके हम फैन हो जाते हैं। हमको लगता है डिजर्व करता है, इसका आज 100 बनना चाहिए। तो ये कॉपी चेक करने वाले में भी होता है, वो मार्क्स देता रहता है अलग अलग क्वेश्चंस के, पर वो मन में सोचता है कि इसका जब मैं टोटल लगाऊं तो 125 से ऊपर जाना चाहिए, उसके मन में होता है। तो फिर उसके दिल से मार्क्स भी निकलते हैं, क्योंकि उसने कुछ चीजें पढ़ ली ऐसी, उसको एक ग्लिम्सेस जो है उसके पास आ गए हैं, झलक मिल गई उसको फ्यूचर की कि ये कलेक्टर बना तो मजा आ जाएगा। तो वैसा कुछ महसूस कराना है आप, ऐसे में भी यही करना पड़ता है। क्यों, वैसा ही कह रहा हूं ना मैं, सही कह रहा हूं ना मैं। तो मैं तो वही पढ़ाता था, मेरी क्लास में तो मैं बोल ही रहा था, मैंने कहा इस बार तो ऐसे पूरा ही हमारी क्लास, क्योंकि हम लोगों ने सभी डिस्कस किए थे, तो मैं ज्यादा फिलोसॉफिकल ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे सूट भी करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा वेटेज मिलेगा कि 8 में से 7 ऐसे फिलोसॉफिकल होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है ना। लेकिन मैं बच्चों को बोलता था, मैंने कहा ऐसा किसी भी दिन हो सकता है, और मैं फिलोसॉफिकल ही चूज करता था, फिलोसॉफिकल चूज करता था। देखो उसमें आप संतुष्टि दे सकते हो। अब जब भी कभी आप उम्मीद बंधाओगे ना किसी को, आशा की किरण जगाओगे, ये इतना बड़ा काम होता है। आशा का दीपक जलाना बहुत बड़ा काम होता है। हमेशा मार्क्स मिलते हैं, हमेशा मार्क्स मिलते हैं। निराशा पैदा करोगे, फ्रस्ट्रेट करोगे किसी को, ऐसे विचार लिखोगे, हमेशा पनिश होगे। ध्यान रखो, कभी भी जिंदगी में निराशावादी विचारों को परीक्षा में मत लिखो। आशावादी दृष्टिकोण, उम्मीद की किरण दिखाओ, आपको खूब मार्क्स मिलेंगे। ये मनुष्य की सहज वृत्ति है, वो उसको अप्रिशिएट करता है। निराश करने वाले को पनिश करता है, बेकार की बात करता है। इसलिए निराश करने वाली बात कभी नहीं लिखना। ऐसे हमेशा ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें आप बहुत ज्यादा आशावादी ऑप्टिमिस्टिक बातें लिख सको, ज्यादा से ज्यादा लिख सको। एग्जेजरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, अच्छी बातें होना चाहिए, उससे मार्क्स मिलते हैं आपको, उम्मीद जगती है। ठीक है ना। जैसे कोरोना काल चल रहा था, तब अगर कोई जो है ये चला जाएगा और हम लोग बहुत जल्दी
उस समय में लोगों ने बहुत सारों ने गाने गाए, बहुत सारों ने कविताएं लिखी कि ये सब बहुत जल्दी हम लोग ओवरकम करने वाले हैं, ये होगा वो होगा। तो उसको लोगों ने सराहा, उन्होंने कहा ये बड़ी बात, क्योंकि मरने की बात तो सभी कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाने की बात तो सभी कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी ट्रांजिशन वाले में भी इसमें कोशिश कीजिएगा कि इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। भारत ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाएगा, ये टारगेट तो असंभव है, ऐसा है, ऐसी बातें नहीं लिखना, ठीक है। निगेटिव लिखोगे पनिश हो जाओ, ठीक है। तो दिखाओ हमको, एक दिन में, अभी कल तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन सप्ताह भर में लिख के नेक्स्ट सैटरडे को मुझे दिखाओ। चलिए आज की बात यही खत्म कर। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष भ्वम शांति। इनको भी तो थोड़ा सा लगे, ये इन्होंने इंटरव्यू दिया था पर कुछ नंबर से रह गए, तो ये आपको कुछ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। आज 4 साल हो गए मुझे। बाकी दिनों में मैं यहीं बैठा था, चौथे नंबर पर बैठा रहता था, 5 बजे आया जाता था समय फर्स्ट में बैठने के लिए, और क्लास में कम से कम 500 बच्चे हुआ करते थे। अक्सर मुझसे देखकर पूछा करते थे कि पहले आया करते हो, क्या करते हो। उस समय मैं था, मेरा दोस्त था और 2 और दोस्त थे। एक तो MPPSC में हो गया, दूसरे ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, और जस्ट मैं ही अभी हूँ कि अभी IB में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो बी प्लान के तौर पर मैंने रखा है। UPSC जर्नी को देखा जाए तो पहले चीज़ें मैंने समझी कि सिलेबस में क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैंने 3 बुक्स फिक्स की, जैसे मैंने 9 बुक अपने लिए रखी हैं। जैसे एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक आती है, उसको मैंने फिक्स करके रखा है, उसको कवर टू कवर मुझे कवर करना है, उसको निकाल कर चलो कोई। और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की आती है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की आती है राजीव वहीर जी की। उससे भी हमें कवर टू कवर करना है, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे 2020 में मैं एग्जाम दे रहा था, तो क्वेश्चन था उलगुलन के ऊपर, और उसमें बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन पॉइंट छोटा सा था और स्पेक्ट्रम में छोटा सा लिखा हुआ है। तो उसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट करना ही होगा। क्योंकि क्या होता है कि पहले मुझे भी लगता था कि क्लास में, जैसे कॉलेज में था तो रैंक बनाती थी, तो लगता था मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैंने टेस्ट सीरीज दिया तो 90 नंबर, यहीं पे मैंने दिया था तो 85 नंबर आए थे। और मुझे उम्मीद ही है कि इस बार का अगर मैंने पेपर दिया यूपीएससी का तो वही 99 या फिर 102 के आसपास ही है। और इस बार मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, मिडिएवल हिस्ट्री ने रिटर्न किया है, काफ़ी क्वेश्चन है उससे। और एक ऐसा सेक्शन है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के सेक्शन में हम सब कुछ कर सकते हैं, सिवाय कुछ स्पीशीज के नाम होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम वो थोड़ा टफ पड़ते हैं। जैसे इस बार का क्वेश्चन था एक गोल्डन महाशीर, उसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड, और उसमें लिखा हुआ था गोल्डन महाशीर। महाशीर एक स्टेट फिश भी है, तो अगर बस वही क्लिक करना था कि कौन सी नहीं है। तीसरा इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए सर ने एक बुक बताई थी प्रत्युत्तर दर्पण की, मैंने उसे ही पूरा फॉलो किया था। और एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ ऑप्शंस में, इसलिए मैंने इसको एंथ्रोपोलॉजी लिया था। आप लोग भी चाहें तो एक बार देख लीजिए पहले, या तो एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी, और कुछ लोगों को ज्योग्राफी भी पसंद होती है, तो उसमें आप चुनाव कर सकते हैं। एक बार आप सर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सर ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे, क्योंकि सर का भी एक जूलॉजी बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने भी एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा सोचा कि क्योंकि मैं उसको रट सकता था। क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, बीच में 2 घंटे पहला पेपर होता है और दूसरे पेपर के बीच में केवल 2 घंटे का गैप है, और 2 घंटे गैप में आपको दूसरा पेपर रिवाइज करना ही होता है। बीच में बस 5 दिन का गैप होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना होता है। अगर किसी की थोड़ी भी कमजोर हो तो हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिएगा बस, और रटने की जरूरत नहीं है। सीसेट बहुत महत्वपूर्ण है, जितना जीएस है उतना सीसेट भी है, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी लगता था कि सीसेट के मैथ्स के क्वेश्चन इंजीनियरिंग की है तो हो जाएगा, जी नहीं, बहुत टफ होता है वो। उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। जैसे एमपीपीएससी का भी पेपर परसों था शायद, उसके तो बहुत इजी पेपर थे, क्वेश्चन थे, लेकिन यूपीएससी का सीसेट उतना ही टफ होता है। और बाकी सर आपको अच्छा गाइड किए होंगे। इस बार मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ कितने आए थे मेरे, क्योंकि जब मैंने ऐसे लिखा था, मैंने सर का ही जैसे शुरुआत किया जाता है, रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल, ये चीज मैंने किया था।
और मैं सर का ही दिया था, गायत्री शक्ति पीठ का, वही से सर ने कोचिंग बुलाते हैं। तब एक रैशनैलिटी है, इसी में रियलिटी हमें दिख रही है कि एक निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। एक मैं दिखा देता हूँ। और आप अपने सोर्सेस को थोड़ा लिमिटेड रखिएगा, क्योंकि लगातार पेपर होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं। पहला दिन 2 पेपर, 6 घंटे बैठ के लिखना है हमें, और उसमें काफी समय मिलता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड टीचर है, कुछ नहीं। आप घर ही लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे, आपके जो बैग होते हैं सामने रखे होते हैं, आप मुंडी उठा नहीं सकते कि भाई किसी देख लें, किसी से कुछ पूछ लें, क्योंकि इतना लंबा पेपर होता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 7 मिनट में ही करना है। 2 पेज रहते हैं, आप डायग्राम बनाएंगे और दूसरे में लिखते जाएंगे, उससे समय 7 मिनट हो जाता है। जैसे 15 नंबर के कुछ क्वेश्चन में हम ले सकते हैं 12 मिनट, लेकिन 12 मिनट में भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है। तो 7 और 12 का बना सकते हैं अच्छा सा अनुमान। मेरे ऐसे पेपर में 104 थे। इसमें मैंने कुछ जो मूल्यांकन किया है अपने तौर पे, मेरी पहली गलती यही थी कि ऐसे सारे फिलोसफी का थे। आप जाके देखिए तो उसमें तो समझ में नहीं आ रहा था किससे चालू किया जाए। एक तो आ गया था वुमेन्स के ऊपर था, तो उसमें पूरी तैयारी थी, लेकिन वही दूसरा था रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल। अब जिनका पीएसआई और ऑप्शनल था उनके लिए सही था, और वो एंथ्रोपोलॉजी का कोई मिला ही नहीं मुझे, तो मेरी गलती थी, मुझे और भी पढ़ना था उसके लिए। दूसरा था GS1 में मेरे 106 नंबर है, और GS2 में 112, और GS3 में है 96, और GS4 में जिसमें एथिक्स था उसमें 94 था। उसमें मेरी कुछ गलतियां थी, जैसे उसमें एथिक्स से कुछ नाम दिए हुए हैं, उनको आपको, जैसे महात्मा गांधी के कम से कम 10 कोट्स आने चाहिए, विवेकानंद के 10 कोट्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब केस स्टडीज लिखते हैं, पिछले साल केस स्टडीज में था फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर, कि आपको जो साथी हैं वो छूट गए हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको लोगों ने मारा है तो कैसे मोटिवेट करेंगे। तो उसमें मैंने विवेकानंद का एक मुझे याद था, वीकनेस इज द सिन एंड सिन इज द डेड। उसके लिए कम से कम 10-10 कोट याद कर लीजिए, वो यूज आएंगे। और ऑप्शन में मेरे एंथ्रोपोलॉजी में 90 है, और पेपर 2 में 137 है, और रिटर्न टोटल मेरा 740 के आसपास है, और इंटरव्यू में 140, सबसे कम है। मैं सोचता हूँ सबसे ही कम होंगे, और अगर एवरेज भी मिला होता तो आज ग्रुप ए सर्विस में होता, कुछ और कॉन्फिडेंस आपको बता रहा होता। इसलिए मैं सर के पास भी आया हूँ, इसीलिए कि कुछ कॉन्फिडेंस मिले मुझे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमने इसलिए बताया कि ये अभी जो पिछले साल वाला एक्सपीरियंस होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टीचर से भी बढ़िया आपने देखा होगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या ग्रेजुएशन करता है, तो आप अगले सीनियर से पूछते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाता है कि एकदम पिछले साल क्या हुआ था। तो मुझे लगता है इन्होंने चूँकि पिछले साल का एग्ज़ाम दिया, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको वो चीज़ रियलिटी के साथ में बता पाए, और आपको महसूस भी हुआ होगा। क्योंकि इसलिए मैं साथ में बैठ करके एग्जाम भी देता था कई बार, लेकिन अब तो हम दे नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एज हो गई। तो उद्देश्य मेरा बार बार एग्जाम देने। कई लोग बोलते हैं आपको जब नौकरी नहीं करनी थी तो आपने इतने सारे मतलब एग्जाम निकाले क्यों, या क्यों दिए, सीट खराब की। हमने कहा नहीं, हमको फिर बहुत सारे लोगों को सिविल सर्विसेज में निकालना भी तो है, तो हम उसका एक्सपीरियंस ले रहे थे कि निकलते कैसे हैं। तो एग्जाम में बैठ करके अनुभव आता है, ठीक है ना। इसलिए मैं जब इनसे बात कर रहा था तो इनके मन की बात कर पा रहा हूँ मैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो ये दरअसल हमारी क्लास में बिल्कुल नया बच्चा आएगा, बंद हो गया, नया बच्चा आएगा ना, उसको कम समझ में आएगा। लेकिन ये जो आए हैं, जिस रेंज में ये पहुंचे हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा मैच्योर लोगों के लिए क्लास है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। खास करके एसएससी रेलवे तैयार करने वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो आज मैंने बात की वो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खराबी हम में नहीं है, यहाँ नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं वो बिल्कुल एकदम मैच्योर लेवल पे बता रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए और रेगुलर आइए और होमवर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू।